हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आगे आने वाले एग्जाम की जम की तैयारी कर रहे होंगे। नीट तो बहुत नज़दीक आ चुका है, परसों ही नीट का एग्ज़ाम है, ठीक है। और जेई एडवांस में भी ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो विश यू ऑल द बेस्ट। हर वीडियो में मैं ये बोलता हूँ, मस्त होकर पेपर दे के आना, अपना 100% दे के आना, कुछ भी फालतू चीज़ नहीं सोचनी है, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन की बात करते हैं। जेई एडवांस 2016, चैप्टर का नाम केमिकल काइनेटिक्स है। क्वेश्चन थ्योरेटिकल है और ये मानिए कि ये मल्टी सेलेक्ट क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो एडवांस में सबसे खतरनाक क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने एक भी ऑप्शन गलत कर दिया तो -2 आपके पक्के हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सोच समझ के आंसर लगाने होते हैं, पार्शियल मार्किंग होती है इसमें, ठीक है। तो उसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है आपको। चलिए बात करते हैं आरएनएस इक्वेशन से। क्वेश्चन है, पहली बात तो आरएनएस इक्वेशन होती क्या है उसको मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं K बराबर A e⁻ EA/RT, ठीक है। पहली बात तो मैं इसको आरएनएस इक्वेशन को लिख दिया आपके सामने। अब मैं आपको पहले तो इनका मतलब बता देता हूँ, जिससे आपको ये क्वेश्चन थोड़े बहुत तो ऑटोमेटिक हो जाएंगे। ऑप्शन तो यहाँ पे के क्या है, रेट कांस्टेंट है। ए को अपन आरएनएस फैक्टर या फ्रीक्वेंसी फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ऐसे नाम से जानते हैं ए को, ठीक है। ए क्या मेजर करता है, ए को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम। जी हाँ, ये जो डी ऑप्शन है वो उसी से बना है, उसके बारे में बात करेंगे। पहले मेरी सुन लो। के रेट कांस्टेंट हो गया, ए प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, फ्रीक्वेंसी फैक्टर और आरएनएस फैक्टर आप बोल सकते हैं। इसके बाद मेजर क्या करता है ये, ए इज मेजर रेट एट विच कोलिजन अकर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। जी हाँ, ये लाइन जो है वो ऑब्वियसली जब आप एनसीईआरटी देखेंगे ना, तो एनसीईआरटी में पहले आरएनएस इक्वेशन दिख रखी है, फिर कोलिजन के बारे में समझा रखा है उन्होंने। तो आपको एक इक्वेशन और मिलेगी, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगी, ठीक है। वहां पे आपको मिलेगी के PZAB e⁻EA/RT। जी हाँ, PZAB e⁻EA/RT। जब आप कोलिजन्स की बात करते हैं तो केवल देखो दो बैरियर होते हैं, एनर्जी बैरियर और एक ओरिएंटेशन फैक्टर होता है। दोनों ही फैक्टर होने चाहिए जब जाके आपका प्रोडक्ट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। ये इंफॉर्मेशन आपको पता होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे ए की बात मैंने बता दी। अच्छा, ये जो e⁻EA/RT है ना, इसका मतलब भी समझ लो। e⁻EA/RT का मतलब होता है कि वो फ्रैक्शन, ये पहली बात तो फ्रैक्शन है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। तो कहने का मतलब के की जो यूनिट है वही ए की यूनिट होगी, क्योंकि इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ये एक फ्रैक्शन है, जो के की यूनिट होगी वही ए की यूनिट होगी। क्लियर हो गई बात। इसके बाद क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आया है ना, अगर न्यूमेरिकल होता तो न्यूमेरिकल तो आप, मेरे को लगता है कि आपसे हो ही जाता, ठीक है ना। उसमें कैलकुलेशन हार्ड होती है थोड़ी सी, लेकिन ये जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना भाई साहब, तो हिला के रख देते हैं कई ऑप्शन, ठीक है ना। तो e⁻EA/RT क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल को बताता है, जिसका वो कौन से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसकी काइनेटिक एनर्जी EA के बराबर या EA से ज्यादा है। वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी काइनेटिक एनर्जी EA के बराबर या EA से ज्यादा है। मतलब ये बात है कि वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो प्रोडक्ट को, या हम ऐसे बोल सकते हैं रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जो रिएक्शन को प्रोसीड करेंगे, लीड करेंगे, उन्हीं को हम ये बोलते हैं e⁻EA/RT। क्लियर हो गई बात। एनसीईआरटी में लिख रखी है, तरीके से पढ़ोगे तो मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी ऑब्वियसली, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने सारी बात कर ली। टी यहाँ पे टेम्परेचर है, आर गैस कांस्टेंट है, और ये क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। चलिए आइए ऑप्शन की बात करते हैं। तो ए हाई एक्टिवेशन एनर्जी यूजुअली इंप्लाइज अ फास्ट रिएक्शन। ओ माय गॉड, देखो एनर्जी बैरियर जब पढ़ाते हैं ना हम, तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी ही आता है। तो बेटा एक्टिवेशन एनर्जी तो कम होनी चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, एनर्जी बैरियर कम होना चाहिए, जब भी तो रिएक्शन फास्ट होगी। तो ये ऑप्शन जो है वो गलत हो चुका है, क्योंकि आपकी फास्ट रिएक्शन के लिए EA क्या होना चाहिए था, EA होना चाहिए था लो। हाई नहीं होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, लो होना चाहिए था, जब जाके रिएक्शन क्या होती, फास्ट होती। क्लियर हो गई बात। चलिए इसके बाद दूसरा ऑप्शन पढ़ते हैं। रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। बिल्कुल सही बात है, रेट कांस्टेंट इंक्रीज होता है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। आप इसको आराम से इससे भी देख सकते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ln K2/K1, ये इक्वेशन सब ने देखी होगी, EA/R 1/T1 - 1/T2।
टेम्परेचर बढ़ाओगे, ये इसको कांस्टेंट कर दो, इसको कांस्टेंट कर दो। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो k की वैल्यू भी, ये k क्या है यहाँ पे, ये जो k2 और k1 आपको दिख रहे हैं वो रेट कांस्टेंट ही है। क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट ही है। क्लियर हो गई बात। तो यहां तक तो स्टेटमेंट सही है। फिर उसके बाद बोल रहे हैं दिस इज ड्यू टू अ ग्रेटर नंबर ऑफ कोलिजन्स हुज एनर्जी एक्सीड्स द एक्टिवेशन एनर्जी। यहां पे बच्चा फंस जाता है। जी हाँ, अब देखो बच्चे को क्या पता होता है, जो 9-10 तक नॉलेज होती है उसमें क्या पता होता है कि टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल की। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, लेकिन उस वजह से आपका रेट कांस्टेंट नहीं बढ़ रहा है। रेट कांस्टेंट जो आपका बढ़ रहा है वो एक्चुअल में आपने बोल्ट्जमान मैक्सवेल कर्व पढ़ा होगा, बोल्ट्जमान मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा होगा। क्या होता है कर्व, एक बार दिखाऊं क्या मैं? अगर मैं छोटे से मैं कर्व दिखाऊं आपको तो ये कर्व कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा ऐसे, और आप जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ऐसे देखा होगा। ये बोल्ट्जमान यहाँ पे क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होती है। जी हाँ, ये टेम्परेचर आपका T और ये टेम्परेचर, इसको T1 बोल दो, इसको T2 बोल दो, तो T2 ग्रेटर देन क्या होगा, T1। जी हाँ, ये आपने मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन कर्व पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में भी दे रखा है। जैसे ही आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या हुआ, ये ग्राफ इस तरफ शिफ्ट हो गया। इसका मतलब पता है, ये जो आपकी एनर्जी बैरियर था यहाँ पे, एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर था उसमें फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल क्या हो गए, इंक्रीज हो गए। इसलिए आपका रेट कांस्टेंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जिनकी काइनेटिक एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा थी, इसलिए आपका रेट कांस्टेंट बढ़ता है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ गई बात। चलिए सी ऑप्शन की बात करते हैं। हायर द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी स्ट्रॉन्गर इज द टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट कांस्टेंट। क्या बोलना चाह रहा है पता है, ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप किसका मैग्नीट्यूड, EA का मैग्नीट्यूड ज्यादा करते हैं तो इस रेट कांस्टेंट की टेम्परेचर पे डिपेंडेंस बढ़ जाती है। ये भी बिल्कुल सही बात है। कैसे प्रूफ करूंगा मैं इसको, इधर आ जाओ। आपने T1 T2 को सेम रखा, किसको सेम रखा, T1 T2 को सेम रखा। EA बढ़ाओगे, EA अगर बढ़ाओगे तो K2/K1 का रेशियो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अरे खुद सोचो ना यार, अगर आपने इस टेम्परेचर रेंज को सेम रखा तो अगर आप EA बढ़ाओगे तो ये भी तो बढ़ेगा, लेफ्ट साइड वाला भी तो बढ़ेगा। जी हाँ, तो ये बिल्कुल सही बात है कि टेम्परेचर में डिपेंडेंस बढ़ जाती है जब आप हायर मैग्नीट्यूड ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी लेते हैं। तो ये आंसर भी बिल्कुल सही है। इससे आप आराम से समझ सकते हैं, EA बढ़ाओगे डिपेंडेंस बढ़ जाएगी, K2/K1 का रेशियो बढ़ जाएगा। ठीक है, चलिए डी ऑप्शन की बात करते हैं। द प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर इज अ मेजर ऑफ द रेट एट विच कोलिजन्स अकर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर एनर्जी। सबसे पहले जो मैंने बोला था वो यही बोला था, बिल्कुल सही बात है। वो रेट एट विच कोलिजन अकर को मेजर करता है, एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता है। एनर्जी पे जो डिपेंड कर रहा है वो ये वाला पार्ट है, ना कि ये वाला। एनर्जी पे जो डिपेंड कर रहा है वो ये वाला पार्ट है, ना कि ये वाला। वो एनर्जी पे डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियर हो गई बात। किसको बताता है, और कैसे लिखा हुआ आ सकता था ये, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट वॉल्यूम, ऐसे भी लिखा हुआ आ सकता था। तो ये अभी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं यहां लिखूं B, C और D। मेरे हिसाब से तो देखो बच्चा, ये जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं ना, एक और क्वेश्चन आया था आरएनएस इक्वेशन से, वो तो और बेहतरीन क्वेश्चन था। ठीक है, उसमें तो ये मानिए कि वो रेयर, मतलब जो बच्चे बुक्स पढ़ते हैं और अच्छे नोट्स, ठीक है, और जो सालों के एक्सपीरियंसेस टीचर के उनको मिलते हैं, ठीक है, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो वही बच्चे उस क्वेश्चन को सोच पा रहे होंगे, क्योंकि जेईई एडवांस है, ऐसे क्वेश्चन जरूर डालेगा। हर बच्चे को मैं यही कहूँगा कि अगर जेईई एडवांस में हाईएस्ट स्कोर करना है तो वो क्वेश्चन छांटो जो आपको ऑब्वियसली आते हैं। पूरे क्वेश्चन नहीं करने होते हैं आपको, अगर आपको अच्छी ठीक ठाक रैंक चाहिए तो। ठीक है ना, चलिए, थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।